नमस्कार, स्वागत है आपका नापाक प्रोग्राम में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। इस खास प्रोग्राम में जहां हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के हर नापाक कारनामे के बारे में, उसकी फितरत का पर्दाफाश भी किया जाएगा। आज पाकिस्तान की बर्बादी की वो दो तस्वीरें आपके सामने रखेंगे जिसने शहबाज सरकार और मुल्ला मुनीर की रातों की नींदों को उड़ा दिया है। पहली खबर, जो बोया है वही काट रहा है पाकिस्तान। दुनिया भर में दहशतगर्दों की नर्सरी चलाने वाला ये मुल्क आज खुद अपने पाले हुए सांपों का शिकार हो रहा है। जिन आतंकियों को भारत के खिलाफ पाला, आज वही आतंकी पाकिस्तानी सेना को दौड़ा दौड़ा करके धो रहे हैं और शहबाज सरकार की नाक में दम कर रखा है। दूसरी खबर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की है, जहां जनरल मुनीर की सेना आवाम से बात नहीं बल्कि गोलियों की बरसात कर रही है। रावलकोट में जनता त्रस्त है, आवाम बेबस है और पाकिस्तान की वर्दीधारी फौज निहत्तों पर कहर बनकर के टूट रही है। दहशतगर्दों के आगे घुटने टेकने वाली कायर फौज अपनों पर गोलियां चला रही है। पाकिस्तान के इन दोनों नापाक चेहरों को बेनकाब करेंगे। दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने और खुद को क्षेत्रीय स्थिरता का पैरोकार बताने वाला पाकिस्तान आज अपने ही घर में फैलती आग को बुझाने में नाकाम नजर आ रहा है। एक तरफ पाक सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की सकारात्मक छवि बनाने में जुटे हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाके आतंक, विद्रोह, हिंसा की चपेट में हैं। सवाल यह है कि जब अपना घर ही असुरक्षित है, तब दूसरों के मसलों में मध्यस्थ बनने की कोशिश कितनी कारगर साबित हो सकती है। पाकिस्तान इन दिनों एक अजीब स्थिति का सामना कर रहा है। मुनीर और शहबाज जिनकी खुद की जेब ढीली है और चले हैं दूसरों को सुझाव देने, दुनिया के सामने खुद को शांति और स्थिरता का समर्थक बताने की कोशिश कर रहे हैं। आतंकिस्तान लेकिन देश के भीतर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक सुरक्षा बलों पर हमले बढ़ रहे हैं। अलगाववादी संगठन खुलेआम चुनौती दे रहे हैं और सरकार की पकड़ कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। इस बीच जब पाक सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर विदेश दौरों और कूटनीतिक बैठकों में व्यस्त थे, तब बलूचिस्तान में बड़ा आतंकी हमला हो गया। सुरक्षा बलों को ले जा रही ट्रेन को निशाना बनाया गया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे हमले केवल सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी ही नहीं दिखाते, बल्कि ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान के भीतर सरकार और सेना को लगातार चुनौती मिल रही है। बीएलए लंबे समय से पाकिस्तानी सरकार और सुरक्षा बलों के खिलाफ अभियान चला रही है। संगठन कई बार चीनी परियोजनाओं और विदेशी निवेश से जुड़े ठिकानों को भी निशाना बना चुका है। हाल के दिनों में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हिंसक घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट, बढ़ता आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियाँ, इन सभी चुनौतियों के बीच पाकिस्तान की सरकार और सेना पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के हालात जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। इसकी तरफ जो है वो देखना चाहिए। पेट्रोल प्राइसेस और डीजल की प्राइसेस दिन ब दिन इस तरीके से बढ़ेंगी तो फिर क्या होगा। आप देखो ना, लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। गाड़ियाँ, जो लोग, जिन लोगों का रोज़गार जो है वो गाड़ियों से, भले वो करीम उबर चला रहे हों, इन गाड़ियों से वाबस्ता है। करीम उबर नहीं चलाने वाले जो लोग मतलब जॉब पे आते जाते हैं या जिनका बिजनेस है, ट्रेवल जो लोग करते हैं, सभी इससे अफेक्ट है। सभी हैं, लेकिन ज्यादा तो ये है ना, ये तो बेचारे अब क्या खुदकुशियां करने पर आ गए हैं। आप देखो लोगों के हालात क्या हैं। ये जितने लोग बैठे हुए हैं, इनका सबका रोना जो है ना वो यही है कि प्राइसेस इतने बढ़ गए। और सिर्फ पेट्रोल से शुरू होती है कहानी, और फिर आप देखो कि कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं रहती। हर चीज़ जहां आप जाओ तो वो महंगी है, तो लोगों को बहुत परेशानी का सामना है। और इस वजह से मुल्क के हालात, मैं नहीं समझता कि आने वाले वक्तों में भी पेट्रोल के प्राइस रहेंगे तो वो बेहतर होंगे। पहले से वो पेट्रोल के प्राइस जो है ना वो जगह पर आने चाहिए। ये बहुत ऊपर चले गए। बस अब हम किसी को, अपने हुक्मरानों को यही कह सकते हैं कि भाई आप उस तरफ भी देखें कि वो, उनका भी तो पेट्रोल वहीं से गुजर कर आता है जहाँ से हमारा आता है। आलमी मंडी में पेट्रोल जो है वो महंगा तो सबके लिए हो रहा है, सिर्फ हमारे लिए ये परेशानी क्यों हो कि वो हर हफ्ते जो है वो, और इतना पैसे बढ़ना कि कभी 50 रुपए और 26 रुपए और 55 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। 137 रुपए भी बढ़े पेट्रोल पे एक साथ। बिल्कुल बिल्कुल। पब्लिक के पास कोई हल नहीं, पता किसी को क्या हल है। हमने सब करके देख लिया। हमने इमरान खान साहब को सपोर्ट करके देख लिया, हमने नून लीग को सपोर्ट करके देख लिया, हमने आर्मी को सपोर्ट करके देख लिया। वक्ती फायदा होता है, वक्ती कोई गवर्नमेंट आती है, कुछ चीजें सीधी हो जाती हैं, कुछ चीजें खराब हो जाती हैं। लॉन्ग टर्म में किसी के पास कोई हल नहीं। ये सारी बोलने की बातें, इसको ले आओ, उसको, सबको ला के देख लिया।
इमरान खान साहब को भी ला के देख लिया, नवाज शरीफ साहब को माशाल्लाह 3 बार ला के देख लिया, आर्मी को तो लाए हुए ही है, वो तो जाती नहीं है, तो कोई हल नहीं है। ये सारी बोलने की बात है। क्योंकि गैस तो आपकी चाय पे ही बनती है। जी सॉरी, बिल्कुल, चाय आपकी गैस पे ही बनती है। जी बिल्कुल यही सा है, बहुत परेशान कर रखा है, क्योंकि हम रेट भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि परेशान हो जाता है ग्राहक सारा। गरीब लोग है, फैक्ट्री वाला लोग है, 50 से ऊपर चाय नहीं पीता है, 50 वाला चाय 2-3 बंदे पीता है। 50 वाला चाय अभी कितने को हो गया? 50 वाला चाय तो वही 60 की चल रहा है, लेकिन हम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि कारोबार ऐसा भी डोंड है। और दूसरी बात ये, जो 10 रुपए बढ़ गए चाय के ऊपर। जो सिलेंडर 9,000 9,500 का आ रहा था, अब 19,000 20,000, वो भी मुश्किल है, डबल से भी ज्यादा रेट हो कोई भी नहीं मिलता है। 10 सिलेंडर बोल दिए तो 2 सिलेंडर आ जाता है, फिर बहुत मुश्किल से और सिलेंडर मिल जाता है। ये मसला है, बहुत महंगा हो गया गैस। लेकिन जो लोग आप देख रहे हैं कि जिन लोगों के रोजगार मतलब कम कमाई है, जिनके रोजगार नहीं है, वो लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं? अपने हालात कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान का? बहुत मुश्किल है यार, मैं यही सोच रहा हूँ, यही बोल रहा हूँ बार बार कि अल्लाह ही चला रहे, तो इंसानों की बस की बात नहीं है। 25-30 हजार तनख्वाह वाला लोग है, अब इसके ऊपर जब चाय महंगी करेंगे तो चाय का पैसा देवे तनख्वाह के अंदर, या किराया देवे, या वो अपना बिल भर ले बिजली का या गैस का। गैस तो घरों पे आता ही नहीं है, सिलेंडर है। बिजली भी नहीं आती है, पानी भी नहीं आता है। हाँ ना यार, परेशान कर रखी है। देखो महंगाई के हालात से तो कम से कम एक कप चाय 100 रुपए से भी ऊपर होना चाहिए, लेकिन ऊपर करेंगे तो गरीब कहाँ से पिएगा? अब 25-30 हजार वाला तनख्वाह उसमें के अंदर कैसा पी ले? इकोनॉमिकल क्राइसिस तो पाकिस्तान में इस फ्यूल एनर्जी से पहले की ही है। पाकिस्तान इसका शिकार बहुत पहले से है, और इसने सही और करके हिट कर दी। बेरोजगारी भी पहले से है, और प्लानिंग हमारे पास नहीं है। बेसिकली ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपका फ्यूल महंगा हो गया, हमारे पास प्लानिंग नहीं है। आज से नहीं, शुरू से हमारे पास प्लानिंग नहीं है, और हम विदाउट प्लान सारे काम कर रहे होते हैं। अगर हम इस मुश्किल से भी निकल सकते थे अगर हम एक मेच्योर प्लान बनाते। महंगाई का रोना, बेरोजगारी का रोना, 40-50 हजार में गुजारा, ये तो इससे पहले के इश्यूज हैं। ये तो और कब्र में आखिरी कील लगी है कि आपके फ्यूल और इतने महंगे हो गए कि एक नॉर्मल बंदे की सोच से ऊपर, तवक्को से ऊपर है कि आपका फ्यूल 420, 410, 405 रुपए आके खड़ा हो गया, और मजीद कब महंगा हो जाए कुछ नहीं पता। पाकिस्तान का एक हिस्सा है बलूचिस्तान, हम देख रहे हैं कि वहाँ पे 210, 180, 190 रुपए फ्यूल मिल रहा है। लेकिन वो तो स्मगलिंग का ईरानी पेट्रोल है। मैं नहीं कहता इस बारे में कुछ, मुझे नहीं पता कि स्मगलिंग का पेट्रोल है स्मगलिंग का। मैं नहीं कहता स्मगलिंग का पेट्रोल है या नहीं है, बट वो कुछ ना कुछ मैनेज कर रहे हैं। क्या हम ये मैनेज कर सकते हैं? अगर हमारी आवाम पे कुछ हर्डल है, कोई प्रॉब्लम है कि हम इस चीज़ को मैनेज, और अगर नहीं कर सकते तो हम अपनी ओवर कॉस्टिंग कहीं से निकाल सकते हैं। हमारे पास लॉकडाउन लग गया है, लॉकडाउन होने की सूरत में भी कुछ समझ नहीं आ रहा। असल में असल तबका जो मरा है वो बेचारा वो मरा है जो राइडर्स है आपका। वैसे तो तकलीफ सबको हुई है, लेकिन वो तबका ज़्यादा मरा है जो डेली बेसिस पे इनकम करता है। पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति को लेकर एक कहावत अक्सर सुनाई देती है, आज पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने ही देश में शांति और स्थिरता कायम करने की है। पाकिस्तान की आवाम पूछ रही है कि देश के मुद्दों पर कब बात होगी, जहां महंगाई से लेकर बेरोजगारी अपने चरम पर है, अपराध बेलगाम है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। जी, पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त बदतरीन हालत में है, क्योंकि पीछे अगर देखा जाए कि पिछले जो 50 सालों से जंग में मुब्तला रहा अफगानिस्तान से भी इकोनॉमी अभी नीचे हो गई है। तो ये सरासर करप्शन की वजह से है और गलत पॉलिसी की वजह से है। सबसे पहले बुनियादी तो वजह यह है कि इस मुल्क के अंदर ये मुल्क वो मुल्क है कि जो कलमे के नाम पर बना। इस मुल्क के अंदर सूदी निजाम चल रहा है, तो फिर बेहतरी कैसे आ सकती है? बुनियादी तौर पे आप सऊदी निजाम तो पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है, सऊदी अरब के अंदर भी चल रहा है। मैं आ रहा हूँ उसी पर, पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है निजाम, लेकिन वो लोग बेईमानी में भी ईमानदारी करते हैं। यहाँ पर बेईमानी में भी बेईमानी की जाती है। मसला यहाँ पर यह है, और ये करप्ट टोला है जो पिछले 75 सालों से काबिज है इस मुल्क में, और एक के बाद एक आता है। फूल बोने वाले एक ही है, अलग अलग क्यारियों में बोए जाते हैं, तजुर्बे हो रहे हैं। कभी कोई नून के नाम पे होता है, कभी कोई पी के नाम पे होता है, कभी कोई पी के नाम पे होता है। मुल्क की बस इकोनॉमी हर चीज तबाह की जा रही है। शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं, उनकी इस मुल्क के साथ मुखलिसी होती, वो आज पुल प्लाजा वाक़या हुए कितना टाइम हो गया, अब तक वो कराची आए। अगर वो मुल्क के साथ मुखलिस होते, अपनी आवाम के साथ मुखलिस होते, तो वो पुल प्लाजा के वाक़ये पे अब तक यहाँ पर आए। आप बताएं आए या नहीं है? वो यहाँ नहीं है बिल्कुल। तो फिर आप मुझे खुद बताएं कि ये आवाम के साथ मुखलिस कैसे है? मेन बात यह है कि आपको हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हमें अपने मुल्क के साथ, अपने मुल्क के विजन के साथ मुखलिस होना चाहिए, और उन लोगों के साथ मुखलिस होना चाहिए जो मुल्क के साथ मुखलिस है। हमें अपना डायरेक्शन समझनी चाहिए। बहुत तजुर्बे कर लिए। मेरा तो मसला ये है कि जब हम देखते हैं कोई चीज दिवालिया हो रही है ना, जहाँ पे बोझ पड़ रहा है और कर्जों का बोझ पड़ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं?
सबसे हम पहले ये काम करते हैं कि मजीद कर्जे लेने बंद करते हैं और उसके बाद नए ये कर्जे उतारने की हम फिक्र करते हैं। हमारा मसला सबसे बड़ा ये है कि हम कर्ज उतारने के लिए कर्ज लेते हैं और फिर कर्ज उतारने के लिए कर्ज लेते हैं। ये सबसे बड़ा इंटरेस्ट भी कर्जों से ही लेके कर्जे देके इंटरेस्ट लेते हैं। कर्ज की पीते थे मैं और ये कहते थे हाँ लड़ाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। कर्जा उतारने के लिए कर्जा लेना जरूरी नहीं है, कर्जा उतारने के लिए खर्चे कम करना जरूरी है, एक्सपोर्ट बढ़ानी जरूरी है। पहले आप अपने एक्सपेंसेस कम करें। आप देखें अल्लाह तल्ला खत्म नहीं होते। हम कर्जा लेते कहाँ पे खर्च होते हैं? हमारे कर्जे जो है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर खर्च होते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां ली जाती हैं, बड़े बड़े महलात बनाए जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी अपने खर्चे पूरी करती है, हुक्मरानों की तनख्वाहें बढ़ रही होती हैं और आवाम इसी तरह से रुल रही होती है। ये रोडों पे देख रहे हैं लोग मर रहे होते हैं। आप ये बताइए ये जो यूनिवर्सिटी रोड खुदा पड़ा हुआ है, इसका इतने अरसे से खुदा हुआ है, क्यों खुदा हुआ है? इसके पैसे कहाँ गए? जो 10 अरब रुपए में प्रोजेक्ट होता है, जब वो मुकम्मल होता है उसकी लागत 50 अरब रुपए हो जाती है। क्यों डिले करते हैं? डिले टैक्टिक्स होती है, कहते हैं चीजें बढ़ गई हैं, कीमतें बढ़ गई हैं, इसके पैसे बढ़ाए जाए तब हम काम करेंगे। ये बदनीयत लोग हैं। इन पे इत्मीनान करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ा मार रहे हैं। जरूरी इस चीज की है, अगर आपने कर्जे उतारने, अपनी इकोनॉमी मजबूत करनी है तो आपको अपने अखराजात कम करने पड़ेंगे, अपने पेट पे पत्थर बांधने पड़ेंगे। मुझे ये पता है कि हमारी गवर्नमेंट बददियानत है, बेईमान है। ये सिर्फ इसी चीज पे खुश होते हैं कि आवाम भूखी नंगी रहे, ये इक़्तिदार पे कब्जा है। इनका दिमाग जो है ये बिल्कुल फ्यूडल सिस्टम है। ये यहाँ पे लोगों को डराते हैं कि हम तुम्हारे लिए पैसे लेने जाते हैं, वहां पे जाके अपने आप को भूखा नंगा पेश करते हैं। ये हुक्मरान है जो अपने कपड़े उतारते हैं। अपने कपड़े उठाएंगे तो क्या होगा? आप खुद ही नंगे नजर आएंगे। आपने पाकिस्तान को नंगा खुद बनाया है, आप खुद भुखियारी बना रहे हो पाकिस्तान को, ये खुद भूखे। लेकिन इन लोग ने हमें कोई चीज से सहूलत नहीं दी गई है। इस मुल्क के अंदर, इस सूबे के अंदर, इस शहर के अंदर हम लियारी से ताल्लुकात रखते हैं, पूरे लियारी को तबाह बर्बाद किया है। पीपल्स पार्टी खुद कहती है कि लियारी हमारा घर है, लियारी को पूरा तबाह बर्बाद किया पीपल्स पार्टी ने। आप लियारी की सड़कें देखे, पानी से महरूम, गैस से महरूम, बिजली से महरूम, कचरे के ढेर पड़े हुए लियारी के अंदर। इस मुल्क के अंदर लूटने वाले मुसलमानों के, ये मुल्क के जो हुक्मरान है ये लोग हैं। आप फ्रूट के रेट देख ले, आप किसी भी चीज के रेट देख ले, तबाह बर्बाद किया है इन लोग ने। हमें कोई चीज से हमें यानी ना पानी, ना गैस, ना बिजली, किस चीज से भी हमें हर चीज से दूर किया है, तबाह बर्बाद किया शहर को, इस सूबे को, इस मुल्क को। हमें कोई चीज के लायक। इंडिया एक तरक्की कर रहा है, एक तरक्की मुल्क कर रहा है, लेकिन इन लोग ने हम लोग को कई मुल्क पीछे छोड़ दिया है। इन लोग ने बहुत तबाह बर्बाद किया हम लोग को। पाकिस्तान एक तरफ खुद को क्षेत्रीय शांति का पक्षधर बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसके अपने कई हिस्से असुरक्षा, हिंसा और विद्रोह की चपेट में है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस्लामाबाद अपने घर की आग बुझाने में सफल होगा या फिर दुनिया को संदेश देने की कोशिश हो और जमीनी हकीकत के बीच ये विरोधाभास और गहराता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इतिहास गवाह है, जुर्म की लाठी जब भी हद से ज्यादा बरसती है तो इंकलाब की आवाजें गूंजती हैं और इस वक्त कुछ ऐसा ही खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में। रावलकोट की सड़कों पर उतरे हजारों लाखों लोग चीख चीख कर कह रहे हैं पाकिस्तान गो बैक। वो नारे लगा रहे हैं, हुक्मरानों देख लो अब तुम्हारी मौत है। ये महज प्रदर्शन नहीं है, ये सीधे तौर पर इस्लामाबाद के इस तख्त के खिलाफ खुली और सख्त बगावत भी है। सात और 8 जून 2026 को रावलकोट में जो हुआ उसने शहबाज शरीफ सरकार और पाकिस्तानी सेना के जनरल आसिम मुनीर के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। हक मांग रहे बेगुनाह लोगों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई, कई लाशें गिरी, खून बहा और इस खून ने पीओके की सुलगती आग में घी का काम कर दिया। और अब पीओके का बच्चा बच्चा कह रहा है पाकिस्तानी हुक्मरानों तुम्हारी मौत आ गई है।
सवाल उठता है कि आखिर पीओके अचानक बारूद के ढेर पर कैसे बैठ गया। जवाब सीधा है, भीख मांगती शहबाज शरीफ सरकार और बंदूक की नोक पर देश चलाने वाले जनरल आसिम मुनीर की नाकामी। जो पाकिस्तान खुद दाने दाने को मोहताज है, वो पीओके के लोगों का खून चूस रहा है। पेट्रोल की जो कीमतें 55 रुपए बढ़ी हैं, इसका क्या समझते हैं, क्या असर हुआ है? इन्फ्लेशन एकदम बढ़ गई है, स्पेशली ट्रांसपोर्ट के ऊपर तो एकदम असर होता है, लेकिन एक आम इंसान के ऊपर भी इसका असर पड़ गया, क्योंकि जब जिस तरह दिन गुजरते जाएंगे इसका लोगों के ऊपर असर पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो होती है वो बढ़ जाती है पेट्रोल की वजह से। क्या समझते हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन एक तवील अरसे से सबसे बड़ा मौजू है और उसकी वजह सिर्फ कई सालों से ये चीज। हाँ, और ये आजकल इस मुल्क का सबसे बड़ा इशू है और उसको एड्रेस करना चाहिए। स्टेट बैंक के अदाद-ओ-शुमार कुछ और कहते हैं और ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अदाद-ओ-शुमार कुछ और कहते हैं और आम आदमी की खरीदो फरोख्त में आने वाली मुश्किलात कुछ और हैं, और हुकूमत माँ सिवाय दामों के अलावा कुछ नहीं कर रही। और सबसे बड़ा फैक्टर कराची में रहने वालों को जो सबसे पूरे पाकिस्तान की बात, अगर मैं कराची की बात करूं तो कमिश्नर कराची की जो कायम करदा प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो सारा साल फाल होने की बातें जरूर की जाती हैं, मगर माह मुबारक में भी हम उनको मुतहर्रिक नहीं देखते। जहां सबसे ज्यादा आपने इजाफा देखा वो फ्रूट की कीमत में है, क्योंकि फ्रूट जो है वो अफ्तार के दस्तरखान का एक अहम जुज है। लोग चाहते हैं कि फ्रूट के साथ रोजा अफ्तार करें, शाम को अपने घर में बच्चों के साथ। सबसे ज्यादा जो इजाफा देखा गया वो फ्रूट की कीमत में देखा गया। और फिर अगर इसको आप इसी तरह लेकर जाएं, मुर्गी के गोश्त की कीमत जो है वो सरकारी नर्क पे कुछ और है और मार्केट में फरोख्त कुछ और होती है। अच्छा, यहाँ एक और बड़ी चीज जो मटन है उसकी 2200 रुपए कमिश्नर कराची की जानिब से जारी करता रेट लिस्ट के मुताबिक फी किलो कीमत है, मगर मार्केट में 3200-3500 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। इसी तरह कपड़ों की कीमत की बात करें आप, दीगर जो रोजमर्रा इवन सब्जी बहुत महंगी हुई है। इशू क्या है? इशू ये है कि जिन लोगों का ये काम है वो नहीं कर रहे। जस्ट लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट कमिश्नर कराची जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है, वहीं उससे इन लोगों का, मैं किसी फर्दवाद की बात नहीं कर रहा, ये मार्केट है ना। आप ये देखिए, इस ठेले से पूछें ये तरबूज का रेट कोई और बताएगा, सामने वाला कुछ और बताएगा, उससे और बताएगा। रेट लिस्ट किसी के पास नहीं है, हर किसी का अपना अपना रेट है। फर्स्ट फेलियर ये है कि रेट लिस्ट नहीं है। दूसरा फेलियर ये है कि रेट लिस्ट जो रेट तायुन किया जाता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते मार्केट में। लेकिन खुद अपनी नाक के नीचे पीओके के लोगों पर जुल्म ढाते हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना के आका आसिम मुनीर, जो खुद को पाकिस्तान का भाग्य विधाता समझते हैं, उनके रेंजर्स ने रावलकोट में प्रदर्शनकारियों पर सीधी गोलियां दाग दी। जनरल मुनीर सोच रहे थे कि बंदूक की गोली से वो कश्मीरियों की आवाज दबा देंगे, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। अब पूरा पीओके पाकिस्तानी फौज को खदेड़ने के लिए उठ खड़ा हुआ है। जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आप दुनिया में अमन की बात कर रहे हैं, आप दुनिया में अमन का डंडोरा पीट रहे हैं, आप हिंदुस्तान की जारियत के खिलाफ, हिंदुस्तान की जारियत के खिलाफ बात कर रहे हैं। जो खेल आपने 5 जून से 10 जून तक हमारी इस रियासत में खेला, ऐसा खेल भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर पुरअमन मुजाहिरीन पे कभी नहीं खेला गया, कभी नहीं खेला गया। वहां पे भारतीय हुकूमत हमारे जो मुसल्लह हुर्रियत पसंद थे उनके खिलाफ कार्रवाइयां करते रहे, लेकिन ये नहीं हुआ। कभी भी ये देखने में नहीं आया कि अस्पतालों के अंदर जख्मियों को तिब्बी इमदाद न दी जाए, जख्मियों पे तशद्दुद किया जाए, जख्मियों को जो है उन्हें दुत्कारा जाए। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस पूरी आग के पीछे एक और बड़ा विलेन है और वो है चीन। पाकिस्तान, जिसे अपनी अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन कहता था, यानी CPEC, जिसे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी कहते हैं, वो आज पीओके के लोगों के लिए काल बन चुका है। चीन की ये दोस्ती पाकिस्तान के गले की वो हड्डी बन गई जिससे ना वो उगल पा रहा है और ना ही निकल पा रहा है। साल 2013-15 में जब अरबों डॉलर के CPEC प्रोजेक्ट की नींव रखी गई तो पाकिस्तान ने पीओके के लोगों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे। कहा गया था कि सड़कें बनेंगी, फैक्ट्रियां लगेंगी, नौकरियां मिलेंगी, लेकिन हकीकत क्या निकली? आप नहीं देखें, शॉपकीपर से बात करें, वो कहते हैं कि हम जितने में लेते हैं अगर ये कमिश्नर के रेट के मुताबिक बेचेंगे तो हम कमाएंगे क्या? लोग तो ये शॉपकीपर ये बात करते हैं। एक और चीज है, वो कहता है कि पीछे से महंगा है। अबे पीछे से कहाँ से महंगा है? अगर वो खुश खुराक है तो वो मंडी से महंगी है, कौन सी जोड़िया बाजार और दीगर जो मंडी है। और अगर ताजा फ्रूट्स और सब्जी है तो वो सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी से महंगी है, मगर वहां पर कोई क्रैकडाउन नहीं होता। नजला गिरता है गरीब की गर्दन पतली है। हम दिन भर ये सारी बात तो करते हैं, ना किसान कमाता है
और न जो परचेज है वो मिडल मैन बीच में कमा जाते हैं और वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं। मिडल मैन कोई हल्का फुल्का नहीं कमाता। सोल्यूशन सिंपल सा, अच्छा तनकीद पूरे पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा तज्जिया निगार भी है और तनकीद भी करता है, मगर नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सोल्यूशन। और सोल्यूशन ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट कि आपने किसी भी चीज का कोई रेट अगर सरकार ने उसका तकर्रुर करना है तो उसमें अगर वो ऐसी फ्रूट सब्जी इस तरह की चीज है तो जो ग्रोवर है, जो किसान है, जो मिडिल मैन है और फिर रिटेलर है, इन तीनों को एक ही जगह बिठाया जाए और रेट का तयन किया जाए। इसी तरह वो चीज जो किसी प्रॉपर निजाम बन जाए, वो चीज जो किसी फैक्ट्री में बनती है, कोई प्रोडक्ट है तो फैक्ट्री दरमियान में उसका सप्लायर और फिर जो एंड सेलर है जिसको आप रिटेलर कहते हैं, इन तीनों को बिठाया जाए, उनका प्रॉपर एक मार्जिन रखे और उसके बाद अमल दरामद कराया जाए। अच्छा, इन तीन लोगों में वो जो चेन है, इस तीन में कोई एक बंदा भी हल्की सी भी मुनाफकत करेगा, 2 नंबर ही करेगा तो सारा कुछ ये डिसबैलेंस होगा और चीजें बढ़ेंगी। एक ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि वो जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो कभी फाल नहीं होती कराची। मसनूई दौरे होते हैं, नुमाइशी मामलात होते हैं और किसी को पकड़ा उस पर 10,000 उससे 20,000 वो करके वो निकल जाते हैं। घंटे बाद वही सिचुएशन हो जाती है। ठंडी गाड़ियों में बैठने वालों को गर्मी लगती है अनफॉर्चुनेटली, तो उसके लिए जरूरी है, अगर गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती, गवर्नमेंट के पास इतने एसीज इसी तरह बाकी मुख्तियार कार और दीगर अमला नहीं है तो कोई इशू नहीं। हर डिस्ट्रिक्ट की सतह पर वो लोग, उसमें जर्नलिस्ट हो सकते हैं, उसमें लॉयर हो सकते हैं, उसमें सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, उनको गवर्नमेंट के उन इदारों के साथ कनेक्ट किया जाए, ब्यूरो ऑफ सप्लाई के साथ कनेक्ट किया जाए ताकि वो मार्केट जाए, विजिट करें, ठीक है, और उन लोगों को रिपोर्ट करें। सीपीईसी का सबसे अहम हिस्सा काराकोरम हाईवे पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है। चीन ने यहाँ के पहाड़ों को खोद डाला, नदियों का रुख मोड़ दिया और यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को लूट लिया। स्थानीय व्यापारियों की जमीनें छीन ली गई, लेकिन जब नौकरी और मुनाफे की बात आई तो सब कुछ चीनियों और इस्लामाबाद के भ्रष्ट नेताओं की जेब में चला गया। आज पीओके का आम नागरिक अपने ही घर में गुलाम बन चुका है और इसी का गुस्सा आज सड़कों पर पाकिस्तान गो बैक और चीन गो बैक के नारों के रूप में फूट रहा है। भारत हमेशा से कहता आया है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और सीपीईसी अवैध है क्योंकि ये भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करता है। आज पीओके के लोग भी भारत के जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास को देख रहे हैं। एक तरफ श्रीनगर में G20 बैठकें होती हैं, स्मार्ट सिटी बनती है, वहीं दूसरी तरफ पीओके में पाकिस्तानी फौज अपने ही लोगों की जान ले रही है। यानी कि इंसानियत का बदतरीन फेल। आप हिंदुस्तान को बहुत पीछा छोड़ गए। मैं इजराइल की बात करूंगा कि दौरान जंग हमने देखा, कि जब फलस्तीन के मासूम बच्चे, गजा के मासूम बच्चों को अस्पतालों के अंदर लाया गया तो वहां पे जो इस्राएली डॉक्टर थे उन्होंने भी उनको इलाज मार्जा की सहूलतें मैसर की, उन्होंने भी उनके साथ बदतरीन सलूक नहीं किया। ये पाकिस्तानी हुकूमत पे, पाकिस्तानी अदारों पे इस 78 साल दौर में बदनुमा दाग पड़ चुका है। किन लोगों की वजह से पड़ चुका है? किन इस्टेब्लिशमेंट के चंद एहलकारों की वजह से उन्होंने अपने तौसीफ पसंदाना अज़ाइम की तकमील के लिए यहाँ के इंसानों का खून किया। अब मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ, रावलकोट की इस हिंसक झड़प ने पाकिस्तान के उस प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ा दी जो वो दुनिया के सामने बेचता था। पीओके के लोग अब जान चुके हैं कि पाकिस्तान उनके लिए कोई हमदर्द नहीं बल्कि एक कब्जाधारी है। जब भी स्थानीय लोग शांति से अपना हक मांगते हैं तो काराकोरम हाईवे को ब्लॉक कर दिया जाता है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है और सेना को खुली छूट दे दी जाती है। लेकिन इस बार रावलकोट के लोगों ने साफ कर दिया है कि अब बहुत हुआ, पीछे हटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो नापाक में फिलहाल बस इतना ही। पाकिस्तान की हर नापाक साजिश और उसकी बर्बादी की हर खबर का पर्दाफाश आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए नापाक। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।